जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार लॉ इजी भाई रोहित में स्वागत है। हमारी चल रही है एक एनसीईआरटी की सीरीज़ जिसमें ज्योग्राफी स्टार्ट हम करे हुए हैं। 5वां चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका पार्ट 1 कल हो गया था, पार्ट 2 आज करेंगे। हमने कल देखा था कि कॉन्टिनेंट, उसमें देखा था हाइड्रोस्फीयर, मतलब हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब देखा था। जिसमें हमने कल देख लिया था कि जो लिथोस्फीयर होता है उसमें क्या होता है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट देख लिए थे। आज हम हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीसीएस जे प्री की जो आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने चेक भी कर ली होगी। उसके लिए एक वीडियो हमने बनाया, उसे आप जाकर देखिएगा। उसमें सर ने आपको बताया था कि इस वाले नंबर पे हम मेंस के आंसर राइटिंग के लिए पूरा एक जो सिस्टम है आंसर, जिसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी देनी होगी वो सारी चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल कराएंगे। और मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बना रहे हैं। इस नंबर पे आप अपना हाई लिख के मैसेज कर दीजिए, मेंस लिख के यूपीपीसीएस जे मेंस हाई कर दीजिएगा, तो इस नंबर पे आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप बना के। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। कल हमने क्या देखा था? कल हमने लिथोस्फीयर देख लिया था, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट देखे थे। 7 कौन कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट को आपको बताया था। और हमने हाइड्रोस्फीयर में भी देखा था ओशियंस कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे क्रम में लिखा जाता है। तो आज क्या करेंगे, आज हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। आपको बताया था हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर बॉडीज। अगर अब इसके लिए एक आपको ट्रिक भी बताई गई थी कि अगर बड़े से छोटे में देखना है तो पैसा करके ट्रिक है। पैसा फॉर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। यह आपके 5 ओशियंस होते हैं। पैसिफिक को प्रशांत महासागर कहते हैं, अटलांटिक अटलांटिक ही कहा जाता है, इंडियन को हिंद महासागर कहते हैं, सदर्न को दक्षिणी महासागर कहते हैं, और आर्कटिक को आर्कटिक ही कहा जाता है। तो ये देखना है हमारा जो प्लेनेट है वो कैसा है, जिसे हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ब्लू प्लेनेट का मतलब आपने देखा होगा कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ हमारे अर्थ के 1/3 पार्ट पे वाटर है, वाटर अवेलेबल है। वाटर मीन्स अगर हम देखें तो 71% हमारे यहाँ पानी होता है और 29% जो होता है हमारे यहाँ लैंड होता है। मतलब जो लिथोस्फीयर है वो 29% पे है, अर्थ के जो पार्ट है, और जो हाइड्रोस्फीयर है वो 71% पे है। अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर 29 में लैंड में आपने देखा था कल कॉन्टिनेंट आते हैं, लेकिन 71 में क्या क्या आता है अगर इसमें हम देखेंगे तो ओशियन, सी, ओशियन होगा, सी होगा, अंडरग्राउंड वाटर होगा, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर होगा, रिवर होगी, लेक होगी, इसमें सब आएगा। ओशियन, सी, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर, इन एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर बोल सकते हैं, वाटर वेपर, लेक्स एटसेट्रा। क्या होगा इसमें? ओशियन, सी, ग्राउंड वाटर, रिवर, सारा कुछ जो होगा वो 71% वाटर में आ जाएगा। अब इसको भी एक ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम देखें तो ब्रॉड कैटेगरी में कौन सा वाटर हमारे पास होता है, इसको देखते हैं। अगर इसमें आप देखेंगे ओशन का मतलब महासागर होता है, सी का मतलब समुद्र होता है, रिवर नदी हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, भूमिगत जल, और वाटर वेपर हो गया जो वाष्प होती है एटमॉस्फेयर में, और लेक्स क्या हो गया, झील हो गई, और एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि। अब देखते हैं कि हमारा जो 100% वाटर हमारी अर्थ पे है उसका कितना पार्ट, कौन सा वाटर कितना पार्ट यूजेबल है, कितना पार्ट यूजेबल नहीं है। आपको बताया था कि हम अर्थ पे जितना 100% वाटर है उसमें से 0.03% हमारे फ्रेश वाटर यूज में आता है, जिसे हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको कहा भी था कि प्लीज़ आप पानी को बचाइए, जितना से ज़्यादा से ज़्यादा आप बचा सकते हैं, क्योंकि पानी, आपने एक चीज़ भी सुनी होगी, जल ही जीवन है, बोलता हर कोई है लेकिन उसको मानता कोई नहीं है। तो देखा 100% हमारे यहाँ वाटर है, 100% वाटर। 100% वाटर में कैसे कैसे डिवीज़न हुआ है, जिसका 97% जो वाटर होता है वो ओशियन है। 97% इसका क्या है? ओशियन। ओशियन का पानी आपने देखा होगा सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है, जो हमारे पीने के बिल्कुल यूज़ में नहीं आ सकता,
खारा पानी जिसका होता है, ये इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसे हम पी नहीं सकते। फिर आता है 2.7% जो वाटर होता है। आगे 2.7% जो वाटर होता है वो कौन सा वाटर होता है, आइस शीट्स होती हैं, ग्लेशियर होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है। आइस शीट्स का मतलब आप समझेंगे बर्फ़ की जो परत जम जाती है। ग्लेशियर होती है, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ों में जो नदियाँ होती हैं, जब वहाँ बर्फ़ पड़ने लग, मतलब वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पानी की जो नदियाँ हैं वो जम जाती हैं, जम के वो बर्फ़ की नदी बन जाती है, तो उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि आइस शीट्स हो गया, ग्लेशियर हो गया, और उसके बाद क्या आएगा, ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर वाटर है, ग्राउंड वाटर। तो इसमें 2.7% वाटर ये होता है, ये भी हमारे लिए पीने लायक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आइस शीट्स को, ग्लेशियर को पानी थोड़ी बर्फ़ है वो। और देखेंगे तो अगर इसको प्लस करने के बाद, इसको प्लस करके 100 में माइनस करेंगे तो टोटल बचेगा 0.03%। यही वाटर हमारे लिए कैसा है, फ्रेश वाटर है, जिसे हम पीने में यूज़ करते हैं। तो आपको इसीलिए कहा गया था कि प्लीज़ आप पानी को बचाइए, क्योंकि हमारे पास वाटर जो फ्रेश वाटर 0.03% है। हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश वाटर को, जो इसमें से वाटर को हम क्या, आज फिल्टर यूज़ करो, ये यूज़ करो, टरबाइन लगवा रही है सरकार, कुछ भी करवा रही है, फ्रेश वाटर की जो कैपेसिटी है जितना है ना, ये इतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। कहाँ से बढ़ेगा, कम जरूर कर सकते हैं हम, पानी को कम नहीं कर सकते, पानी की जितनी मात्रा है उतनी रहनी है। 100% है तो 100% रहेगी, लेकिन कम किसको कम कर सकते हैं, किसको बढ़ा सकते हैं, तो फ्रेशनेस को कम कर सकते हैं। और जो पानी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि जो ओशियन वाटर होते हैं, ओशियन वाटर में क्या होता है कि 3 मेन, अब ओशंस को हम पढ़ेंगे, ये आपको पता चल ही गया होगा, ये बेसिक्स था, थोड़ा बताने की ज़रूरत थी। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है शॉर्ट में, तो आपको बता दिया, इसका पूरा चार्ट दिया हुआ है, आपको बताया कि एनसीईआरटी की आप रीडिंग करिए, बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो अब क्या होता है कि ओशियन वाटर जो होता है, ओशियन वाटर मतलब समुद्र का जो जल होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसको 3 मेन मूवमेंट होते हैं, 3 मेन मूवमेंट्स या मोशंस कह सकते हैं। गति होती है 3, कौन कौन सी गति होती है, मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, तो एक तो वेव्स होता है, टाइड्स होता है, और ओशन करंट होती है। वेव्स, टाइड्स, ये सारी चीज़ें हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पढ़ेंगे। वेव्स, टाइड्स, ये हो गई तरंग, ज्वार भाटा और ओशियन करंट। ठीक है, ये चीज़ें, ये जरूर, मतलब 3 मोशंस होते हैं समुद्र में। अब देखिए एक एक को उठाएंगे, इसमें से पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और सदर्न और आर्कटिक, एक एक को उठाएंगे, और बहुत माइनर से जो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें इसमें देखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हमें आगे जाके जैसे भी जाएंगे एक इन पे इंडिविजुअल चैप्टर मिलेगा, वाटर का इंडिविजुअल मिलेगा, एटमॉस्फेयर और ये सब का इंडिविजुअल चैप्टर्स आपको आगे जाके मिलेंगे। तो चैप्टर जैसे जैसे इसमें दिया है उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हम अपनी तरफ से नहीं इसमें जोड़ेंगे। तो देखा जाए पैसिफिक ओशन क्या है, पैसिफिक के बारे में अब हम देखते हैं। आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा है, तो लार्जेस्ट तो हो ही गया, लार्जेस्ट ओशियन होता है पैसिफिक, सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक। दूसरा, ये अर्थ के 1/3 पार्ट पे फैला हुआ है, 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ के 1/3 पार्ट पे ये ओशियन है, क्योंकि सबसे बड़ा है। और आपने देखा होगा गर्त होता है, ट्रेंच होता है, जैसे ज़मीन पे पर्वत होता है, पहाड़ होता है, ऐसे समुद्र में नीचे ट्रेंच होता है सी लेवल से, जिसकी हाइट, जैसे जो ट्रेंच है, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे गहरा गर्त, वो कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच, जिसकी डीप वो कितना है, वो है 11,022 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर। तो ये इतना गहरा, ये कौन से में है, पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन की अगर आपसे कोई शेप पूछे तो पैसिफिक ओशन की शेप कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार इसकी आकृति होती है। और इसके जो चारों तरफ जो वो आते हैं, कॉन्टिनेंट आते हैं, कौन कौन से हैं, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट इसके सराउंडिंग्स आते हैं, मतलब अगर ये है तो यहाँ एशिया भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
इस तरह आपको दिखता नहीं होगा, क्योंकि ग्लोब का हम जो हिस्सा देखते हैं एक इधर होता है, इधर की साइड भी होता है पैसिफिक ओशन, इधर की साइड भी पैसिफिक ओशन होता है, लेकिन उसको हम पीछे जाके मोड़ देंगे तो वो पीछे ऐसे ही तो है, सर्कुलर शेप में है, तो इस तरह से होता है। दूसरा आता है अटलांटिक। अटलांटिक के बारे में हमें देखना है तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अटलांटिक क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इससे आपको पता ही चल गया, आपको ट्रिक भी बताया पैसा करके, पैसा कोई नहीं भूल सकता। इंटेंडेड जो कोस्ट लाइन है, इसकी जो कोस्ट लाइन है वो इंटेंडेड कोस्ट लाइन है, इंटेंडेड कोस्ट लाइन, इसकी कोस्ट लाइन इंटेंडेड कोस्ट लाइन है, जिसको दंतुरित का मतलब होता है कि वहाँ बंदरगाह बनाना बहुत आसान होता है, और जब बंदरगाह बनाना आसान होगा तो आपको पता है बंदरगाह से क्या होता है? व्यापार होता है। तो इंटेंडेड कोस्ट लाइन इसकी दंतुरित कोस्ट लाइन इसकी दंतुरित है। तो इससे होता क्या है? बंदरगाह यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन माना जाता है। बिजिएस्ट का मतलब होता है व्यस्त जो महासागर है। क्यों व्यस्त है? जब दंतुरित इसकी मतलब इंटेंडेड जब कोस्ट लाइन होगी, पोर्ट बहुत ज़्यादा होंगे, पोर्ट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और जब पोर्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो व्यापार बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए ट्रेड के हिसाब से, व्यापारिक तौर पे से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर माना जाता है। तो ये इसमें बस इतना ही। अभी एनसीईआरटी चैप्टर 5 के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि इसमें सिर्फ इतना ही, आगे इसका अलग चैप्टर होगा तो वहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की सबसे खास बात यह है कि हम कौन है? इंडियंस। तो मतलब इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है इंडियन ओशन को हिंद महासागर कहते हैं। तो ये एक पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। देश मीन्स कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ है, और वो कंट्री कौन है? हमारा प्यारा भारत। इसका नाम क्या है? इंडियन ओशन। जो इसका शेप है, अगर इसका कोई शेप पूछे, अटलांटिक का कोई शेप पूछे, सॉरी मैं बताना आपको भूला, अटलांटिक का अगर कोई शेप पूछे तो जो अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस शेप का, जो अटलांटिक ओशन का शेप होता है वो एस टाइप से होता है। और अगर शेप पूछे इसकी इंडियन ओशन की शेप ट्रायंगुलर होती है। ट्रायंगुलर शेप इंडियन ओशन की होती है, जिसमें अगर आपसे पूछे दक्षिण में, तो दक्षिण में होता है इसके एशिया। अगर आपसे दक्षिण में कोई पूछे, एशिया होता है सॉरी। और अगर आपसे कोई पूछे कि पश्चिम में कौन होता है, तो पश्चिम में इसके अफ्रीका हो गया, और पूरब में इसके ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये कौन सा हो गया? हमने देखा इंडियन ओशन हो गया, शेप इसकी शेप वेव हो गई। अब इसके बाद जो देखेंगे वो देखेंगे सदर्न ओशन। सदर्न ओशन कहाँ है? वो साउथ पोल में होता है सदर्न ओशन। साउथ पोल में देखेंगे, साउथ पोल में सदर्न ओशन कहाँ तक होता है? वो है आर्कटिक महासागर से, आर्कटिक ये है नहीं वैसे, इसको बना ही दिया गया है ज़बरदस्ती। आर्कटिक महासागर से 60 डिग्री साउथ लॉन्गिट्यूड तक ये होता है। और जो सदर्न ओशन के बीच में, ये हो गया सदर्न ओशन, इसी के बीच में होता है साउथ पोल। तो साउथ पोल इसी के बीच में होता है सदर्न ओशन के। इतना ही इसमें देखना है सदर्न ओशन में, और इससे ज़्यादा ये ज़बरदस्ती का बनाया हुआ है। वैसे ऐसे कुछ नहीं होता कि यहाँ से बाउंड्री बना दी, एक चीज़ और बढ़ा दिया, हमारे लिए ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कितना और याद करो। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आएगा आर्कटिक। आर्कटिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको कुछ भी नहीं देना है, बस ये है कि आर्कटिक जो आर्कटिक है, आर्कटिक वृत्त पे आता है। इसके बीच में कौन सा? ये आर्कटिक वृत्त आपने देखा होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसी के बीच में आपको नॉर्थ पोल भी मिल जाएगा, इसी वृत्त के बीच में। और इसके आगे देखने वाली चीज़ क्या है कि इस आर्कटिक ये जो महासागर है, ये जॉइंट होता है पैसिफिक से मिलता है। और ये पैसिफिक से मिलता कैसे? एक सकरा जल संधि होती है, सकरी स्ट्रेट होती है, जिसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। जल संधि आपको बताया था कि सकरा जो जल का भाग होता है, सकरे जल के भाग से दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, और दो लैंड सरफेस को अलग करने वाला, उसे कहते हैं स्ट्रेट, STRAIT। ये हो गया स्ट्रेट, हिंदी में कहते हैं जल संधि। ये तो स्ट्रेट हो गया। उसके बाद अगर अब मैं एक चीज़ और बताऊं, इस्थमस, इसमें उसका जिक्र नहीं हुआ। इस्थमस का मतलब होता है स्थल संधि। स्थल संधि क्या करता है? दो स्थल को जोड़ता है और दो वाटर बॉडीज को अलग करता है, सेपरेट कर देता है दो वाटर बॉडीज को, और इस्थमस को जोड़ता है। ये हमारा कल हमने लिथोस्फीयर पढ़ा,
आज हमने इसको देखा हाइड्रोस्फीयर, अब देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? गैसियस जो लेयर होती है हमारे आसपास, जो गैस होती है, गैसों का जो समर्पण होता है, जो सम्मिश्रण होता है गैसों का, जो मिक्सचर होता है, उसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। टोटल हमारे पास कितनी गैस हो गई? टोटल हमारे पास हो गई 100% गैस। उसमें से कौन सी गैस का कितनी मात्रा है, ये हम क्या करेंगे अब देखते हैं। तो हमारे पास टोटल मात्रा अगर इसमें से हम देख लें, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा, वो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है 78%। तो 78% मान लो ये हो गया, तो 78% क्या हो गया? नाइट्रोजन। फिर 21% क्या हो गया? वैसे पता नहीं होगा अभी 21 या नहीं, छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा इधर 21 लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं O2। ये आधा ही आधा हो गया, हाफ हाफ लगभग। 78% हो जाएगा नाइट्रोजन। बाकी कितना बचा? 78 21 को जोड़ेंगे 99 तो हो ही जाएगा। बाकी बचा 1%। 1% में बाकी सारी गैसें, CO2, आर्गन, जितनी भी बची हुई गैसें हैं वो सारी गैसें आ जाएंगी 1% में। तो ये एयर कितना, मतलब देखा होगा आपने कि हमारे पास क्या हुआ, जो भी है सॉरी, हमारे पास गैस कितना? 100%, जिसमें 78% नाइट्रोजन है। जो क्या नाइट्रोजन क्या करता है? ग्रोथ के लिए काम आता है, ट्रीज की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। 20% ऑक्सीजन हो गया जो हमारे लिए, हमारे जीने के लिए आवश्यकता होती है। बाकी 1%, जो 1% में बाकी सारी गैसेज आ जाती हैं। अब क्या देखेंगे, एटमॉस्फेयर की भी लेयर होती है। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है? आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है? एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है। और इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर, आपने एयर को तो आपको पता ही होगा, एयर आपको बताया भी है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलती है। और एयर, जो एयर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चले, दैट एयर फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड विंड। अगर आपसे कोई पूछे विंड क्या होता है, तो आपको पता है कि जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में एयर जो चलती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन जिस एयर की दी हुई होती है, उसे ही क्या बोल देते हैं? विंड बोल देते हैं। ओके, तो उसके ये आपको पता चल गया। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम हाइट पे जितना बढ़ेंगे, आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, हाइट पे जाने में टेम्परेचर कम होता है, लेकिन डाउन जब जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर किस हिसाब से कम होगा, कैसे कम होगा, क्या उसका रेट होगा? तो हाइट पे अगर हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर कम होगा। मतलब ऊपर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की लेयर कौन कौन सी होती है। अगर हम नीचे से देखा, 1600 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर होता है। ये 5 लेयर हो गई। पहली लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है। आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, आप रीडिंग लगा के आया करिए चैप्टर की। हाँ, चैप्टर की रीडिंग लगा के आएंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद आएगा थर्मोस्फेयर, सॉरी, मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, और फिर क्या आएगा? एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को अगर हिंदी में आप देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहते हैं, मीजोस्फेयर मध्य मंडल होता है, थर्मोस्फेयर आयन मंडल होता है, एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल होता है। इसमें इससे ज़्यादा, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको दी जा सकती है। स्ट्रेटोस्फेयर, कोई पूछे हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो होती है, यहाँ जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो नहीं होती हैं। मतलब जो वेदरिंग, जितनी भी वेदरिंग इश्यूज़ हैं वो यहाँ नहीं होते। तो ये फेवरेबल कंडीशन हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए होती है। कोई पूछे यहाँ से रेडियो तरंगों का ये सिस्टम क्या है, थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर में हो गया। ट्रोपोस्फेयर में क्या है, मौसमी सारी घटनाएं यहाँ होती हैं, इसकी क्या हाइट है, इसकी क्या हाइट, ये सारी चीज़ें आपको आगे इसी के एटमॉस्फेयर को लेकर आगे आपको सेपरेट चैप्टर मिलेगा। आपको इतना ही जानना है इसमें। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 5। कल चैप्टर 6 पढ़ेंगे। अवर कंट्री इंडिया शायद है चैप्टर 6, जो भी होगा आपको देख के बता दिया जाएगा। चैप्टर कल अगली क्लास में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। अगर आपको देखना हो कि अगर मैप में एक थोड़ी सी वो डालना हो, नज़र आप डालना चाहो ओशंस वगैरह पे, ये सारी चीज़ों पे, तो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा एक रफ मैप बना के देख लेते हैं।